आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 7वें चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, तो इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम आपको बता दें कि यह चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि परंपरा के मूल्यांकन के लेखक हैं रामविलास शर्मा, तो पहला का ए आंसर सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, किस चीज से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? धर्म से या फिर साहित्य की परंपरा से या फिर कला के ज्ञान से या इतिहास के ज्ञान से? तो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, तो दूसरा का बी आंसर सही हो जाएगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो हम आपको सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में ही बताए कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार रामविलास शर्मा हैं, तो तीसरा का सी आंसर सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो चौथा का डी आंसर सही हो जाएगा, 7। तार सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914 या फिर 10 अक्टूबर 1911। तो पांचवा का सही आंसर ए हो जाएगा, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन है पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में या फिर भौतिकवादी व्यवस्था में? तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। रामविलास शर्मा जो इस चैप्टर के लेखक हैं उन्होंने बीए कब किया? ऑप्शन है 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1933 या फिर 1931 ईस्वी में। तो रामविलास शर्मा ने 1932 ईस्वी में बीए किया था, तो 7वां का ए आंसर सही हो जाएगा, 1932 ईस्वी। ठीक है, 1932 ईस्वी में रामविलास शर्मा ने बीए किया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? कहने का मतलब कि ऑप्शन है पराधीन होता है, जड़ होता है, परतंत्र होता है या फिर स्वाधीन होता है। तो साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बायरन किस भाषा के कवि हैं। बायरन किस भाषा के कवि हैं? हम आपको पिछले वीडियो में भी यह क्वेश्चन बता चुके हैं कि जो बायरन है वह अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। 9 का सही आंसर सी हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा, यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ऑप्शन है समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह या फिर परिवार की तरह। तो साहित्य में जो विकास प्रक्रिया है वह समाज की तरह संपन्न होती है, तो 10 का ए आंसर सही हो जाएगा, समाज की तरह। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की या फिर रामविलास शर्मा की या फिर मुक्तिबोध की? तो 11 का सी आंसर सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा की। निराला की जो साहित्य साधना है वह रामविलास शर्मा की कृति है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? मतलब कहने का मतलब यह कहानी है,
कि निबंध है, कि संस्मरण है, कि लघु कथा है। तो परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का निबंध है। तो 12 का यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? ए है 2 खंडों में, बी है 3 खंडों में, सी है 4 खंडों में, या फिर डी है 5 खंडों में। तो निराला की साहित्य साधना जो है वो 3 खंडों में रचित है। 13 का बी आंसर सही हो जाएगा, 3 खंडों में, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, केएम हिंदी संस्थान। याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, केएम हिंदी संस्थान। 14 का ए आंसर सही हो जाएगा, केएम हिंदी संस्थान। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा की। प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो एथेंस जो है वो वह यूरोप महादेश में है। 16 का ए आंसर सही हो जाएगा, यूरोप। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? ऑप्शन है वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर या फिर रेनर मारिया रिल्के। तो 17 का ए आंसर सही हो जाएगा, वर्जिल। लैटिन जो है वो एक प्रकार के वर्जिल कवि हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? मतलब तार सप्तक उन्होंने कब लिखा? तो अज्ञे ने तार सप्तक 1943 ईस्वी में संपादित किया। बी आंसर सही हो जाएगा 18 नंबर का, 1943 ईस्वी। अज्ञे ने तार सप्तक 1943 ईस्वी को संपादित किया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? किस विश्वविद्यालय से रामविलास शर्मा ने बीए किया? ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से या फिर पटना विश्वविद्यालय से। तो 19 का सही आंसर बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से। रामविलास शर्मा ने बीए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? तो 20 का डी आंसर सही हो जाएगा, अंग्रेजी। मतलब रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने ही निराला की साहित्य साधना की रचना की है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ये है जो लकीर के फकीर हैं, या फिर जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। 22 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, क्या होता है? यह क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो दोबारा रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए आप खुद से इसका आंसर देने की कोशिश करिए कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। 23 का बी आंसर सही हो जाएगा, स्वाधीन। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? ऑप्शन है प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, या फिर परिश्रमी मनुष्यों की, या फिर पूंजीपति मनुष्यों की। तो 24 का ए आंसर सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
ऑप्शन है खंडित, अटूट, प्रवाहित या फिर ठहराव। तो 25 का बी आंसर सही हो जाएगा, अटूट। अभिछिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है अटूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर एथेंस। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा डी, एथेंस। ठीक है, एथेंस एक ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। आदिम का अर्थ है, आदिम का क्या अर्थ है? तो आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन, मतलब बहुत पुराना। तो ठीक है, तो 27 का यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। आदिम का अर्थ है अति प्राचीन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? क्वेश्चन थोड़ा उटपटा है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए यहाँ पर 28 का सही आंसर सी हो जाएगा। 1917 की क्रांति में, मतलब 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो यहाँ पर ऑप्शन है धर्म युद्ध नहीं होता, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध या फिर द्वंद्व युद्ध। तो 29 का सी आंसर सही हो जाएगा, वर्ग युद्ध। सभ्यता का वर्ग युद्ध का हर स्तर नहीं होता। ठीक है, 29 का सी आंसर सही हो जाएगा, वर्ग युद्ध। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शर्मा जी जे पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया गया? शर्मा जी जो पुरस्कार थी उसकी राशि किसे दान स्वरूप दिया गया? ऑप्शन है गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को या फिर राज्य सरकार को। तो यहाँ पर 30 का सही आंसर सी हो जाएगा, भारत सरकार को। शर्मा जी के पुरस्कार की जो राशि थी वह भारत सरकार को दान स्वरूप दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर सी हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको ऑलरेडी बता चुके। तो चलिए अब हम लोग आपको अगला चैप्टर में लेकर के चलेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो से हम लोग इस चैप्टर के आगे वाले चैप्टर, जिसका नाम है जित जित मैं निरखत हूँ, जिसके कवि हैं पंडित बिरजू महाराज, तो उस चैप्टर के बारे में हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, और अगला वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उस पर आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो।